नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। मॉल में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। क्या इस मॉल में नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा छूट दी गई थी? क्या नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में खुले में नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी है। वैसी जगहों पर नमाज पढ़ने की पाबंदी है जो सार्वजनिक रूप से घोषित है। मॉल उसमें आता है क्योंकि मॉल में आने वाले लोग अलग अलग धर्म और पंथ के लोग होते हैं। तो इस तरह से खुले में नमाज पढ़ने का मतलब क्या हुआ? क्या ये इंगित नहीं करता कि इसकी मंशा गलत थी? समाज का जो सौहार्द है उसे बिगाड़ने के लिए या फिर जानबूझकर उकसाने के लिए इस तरह से नमाज पढ़ा गया? भले ही मॉल प्रबंधन की तरफ से इन नमाजियों जो नमाज पढ़ रहे थे इनसे पल्ला झाड़ लिया गया। कई लोगों ने कहा कि मॉल का कर्मचारी ही था, लेकिन मॉल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि नहीं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाद में मॉल प्रबंधन की तरफ से भी बयान आया कि नहीं, ये लोग कंपनी मतलब मॉल के कर्मचारी थे। यहाँ पर भी पूरी तरह से उलझाने की कोशिश हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंशा क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे समझना जरूरी है। ये लोग कौन हैं जो खुले में सार्वजनिक जगह पर मॉल में नमाज पढ़ते हुए पाए गए? क्या इन्होंने जानबूझकर नहीं किया? क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई लोग एक साथ नमाज पढ़ते हुए नजर आए। इसका नतीजा क्या हुआ? इस नमाज सामूहिक तौर पर खुले में नमाज पढ़ने के बाद कई संगठनों की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया कि इस मॉल में कई तरह की ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो विशेष धर्म को लेकर बाकायदा फेवर की बात करता है, चाहे वो नौकरी देने की बात हो। साथ ही साथ कई हिंदूवादी संगठनों ने यहां तक भी आरोप लगा दिया कि लव जिहाद का यह अड्डा बनता जा रहा है। कई लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि अब यहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। वैसे प्रबंधन की तरफ से, मॉल प्रबंधन की तरफ से साफ तौर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है, चिपका दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाज़त नहीं है और ऐसे तमाम धार्मिक गतिविधि जो करना चाहते हैं वो कानून के खिलाफ काम है। लेकिन क्या सिर्फ इस तरह के नोटिस चस्पा देने के बाद ये पूरे मामले की इतिश्री हो जाती है, या फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है? और इन नमाज पढ़ने वालों से पूछने की ज़रूरत है कि आप लोग यहाँ पर नमाज क्यों पढ़े, जबकि नियम पूरी तरह से बना हुआ है कि खुले में नमाज आप नहीं पढ़ सकते, सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फिर यहाँ पर नमाज पढ़ने का औचित्य क्या है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए कई पार्टियों के मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो गतिविधि, जो हरकत यहाँ पर की गई, इसके पीछे की मंशा कुछ और है। जिस मॉल की चर्चा हो रही है, लखनऊ के लुलु मॉल की चर्चा हो रही है, क्या इस मॉल प्रबंधन को इतनी कम से कम समझ नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर साफ तौर पर एक कानून बना हुआ है कि आप खुले में सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज पढ़ते हुए पाए गए, सिर्फ नमाज की बात नहीं, अगर हनुमान चालीसा भी कोई इस तरह से पढ़ते हुए यहाँ पर पाया जाता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी तय थी। तो फिर जब ये तमाम नियम हैं, मॉल प्रबंधन को पता है, और अगर ये मॉल ऐसी लुलु मॉल के कर्मचारी हैं तो कम से कम इनको तो पता होना चाहिए था कि जो ये कर रहे हैं धार्मिक गतिविधियां यहाँ पर मनमाने तरीके से, इस पर पूरी तरह से मनाही लगी हुई है, इस पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चलते हैं सीधे और बातचीत करते हैं। इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एच.एस. रावत जी इस वक्त हैं, हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मौलाना कुमी शाही जी इस वक्त हैं, मुस्लिम स्कॉलर। कुमी शाही जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और भी कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन शर्मा जी के पास सबसे पहले चलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है आपका सर। विपिन जी, ये जो मॉल में जो घटना घटी, घटना ही मैं मानता हूं इसको, क्योंकि ये तो जानबूझकर के किया गया। जानबूझकर के इसलिए किया गया कि, है ना, कई महीनों से बार बार लोगों को समझाया जा रहा है, नियम बताए जा रहे हैं कि आप खुले में या सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियां मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो फिर मॉल में एक साथ बैठकर कई लोगों ने नमाज अदा की वहाँ पर। इसका नतीजा क्या हुआ कि सामाजिक सौहार्द
में एक तरह से विष घोलने का काम किया गया। अब बताइए कि इसके अब कहा जाएगा कि इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं, चीजें उकसाई जा रही है ना विपिन जी। निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है गौरी शंकर जी कि यहाँ पर जो धार्मिक सौहार्द है उसको, उस माहौल को बिगाड़ने की एक प्रयास चल रहा है। और यहाँ पर तो बिल्कुल जब कायदे कानून सबको पता है, या तो हो कि आप को उससे आप अवगत नहीं है कि आपकी क्या कायदे कानून है, जैसे कहा भी जाता है रूल ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल, और उसी का आपने उसका अनुपालन करना है नियमों का। उसके बाद अगर आप यहाँ पर साफ पे रख देते हैं सारे नियम कायदे कानूनों को, तो वो उसके तो वहां पर तो निश्चित बात है यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पर आप धार्मिक सौहार्द, आपकी मंशा कुछ और, धार्मिक सौहार्द का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जो 153A, 295A और 341 के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई करी गई है, तो ये निश्चित बात है, अच्छी बात है, एक अच्छी नजीर पेश हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद तो देखिए पहले ही क्या कम माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है अभी हाल फिलहाल में, तो यहाँ पर इस चीज से बचने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर ये चिन्हित करना पड़ेगा कि किसने ये इसको मैं बोलूंगा आग में घी डालने का काम करा है, उकसाने का काम करा है और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करा है। क्या जरूरत आन पड़ी थी यहाँ पर कि जब एक तरफ यहाँ पर इतनी मुश्किल से आपने शांति बहाल करी है, उसके बाद एकाएक यहाँ पर एक मॉल में लोग शॉपिंग करने जाते हैं कि यहाँ पर आप यहाँ पर धार्मिक आपको जो एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, उसको आप वो करेंगे। तो ये बात है, निश्चित बात है, यहाँ पर अब उनके देर आए दुरुस्त आए, उनके जो प्रवक्ता है मॉल के समीर वर्मा, उन्होंने अपना बयान करा कि यहाँ पर कोई भी धर्म हो उसके लिए, सबके लिए एक कायदे कानून है, वन रूल फॉर ऑल, तो वही अपेक्षा करी जाती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज से बचा जा सकता था। और ये उसके बाद तो निश्चित बात है कि दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो बोलेंगे कि हमारे को भी अनुमति देनी चाहिए, तो फिर तो इससे तो माहौल ही बिगड़ेगा यहाँ पर। तो ये चीजें बड़ी दुखद हैं, यहाँ पर इससे बचने की आवश्यकता है। यहाँ पर हमने कोरोना काल के बाद क्या सबक सीखा है कि वहां पर जब सदी की सबसे बड़ी महामारी है, वहां पर हम प्रतिज्ञा ले रहे थे कि यहाँ पर अब हम कम से कम एक होकर रहेंगे, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। क्या ऐसे हम विश्व गुरु बनाएंगे? चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं सर, बिल्कुल सही बात उठा रहे हैं आप। कुमिश शाही जी के पास में आ रहा हूं, मुस्लिम स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। कुमिश शाही जी, एक बात बताइए, नमाज पढ़ना कहीं से भी गलत नहीं है ना? नमाज से लोगों को नाराज़गी हो ही नहीं सकती है, एक धार्मिक गतिविधि है, जिसे हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, गीता पाठ करते हैं, उसी तरह से नमाज का भी एक अपना स्थान है आपके धर्म में, और दूसरे धर्म के लोग इसका आदर भी करते हैं। लेकिन मॉल में इस तरीके से जब साफ कहा गया है कि सार्वजनिक जगहों पर आपको ये अवॉइड करना है इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये ठीक नहीं है, अगर आप लोग करेंगे तो फिर दूसरे धर्म के लोग कहेंगे मुझे भी करना है। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की मंशा इसमें नज़र आती है। मॉल प्रबंधन कुछ भी कहे, लेकिन ये लोग जो नमाज पढ़ रहे थे, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी उनकी कि वहीं पे बैठ के उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया? रोका भी जा सकता था, जहाँ जगह है पढ़ने की वहाँ जा सकते थे। जब साफ नियम बना हुआ है तो नियम को तोड़ने की क्या जरूरत थी शाही साहब? देखिए, ऐसा है गौरी जी कि मुसलमानों में एक तबका ऐसा है जिनको दोबंदी कहते हैं। उनका मामला ये है कि हर जगह वो नमाज पढ़ देते हैं, जहाँ वक्त आता है वहाँ पे वो नमाज पढ़ने लगते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता है कि कहाँ पे पढ़ना चाहिए और कहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है। नमाज के लिए हमारे यहाँ शरीयत में हुक्म है कि अगर नमाज की अगर कोई जमा है और इजाज़त नहीं है तो वहाँ पे नमाज नहीं हो सकती है। तो ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हर जगह पे नमाज नहीं पढ़ सकते हो। नमाज के लिए मस्जिद बनाई गई है, जामा मस्जिदें बनाई गई हैं, अपने घर में नमाज पढ़ो, मगर हर जगह पे नमाज पढ़ना मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। वो अलग बात है कि हमारी इबादत है और इबादत से कोई मना नहीं करता है, मगर हालात ये बताते हैं कि अब हमें चाहिए कि एहतियात करें, क्योंकि आप नमाज पढ़ेंगे वहाँ जो है दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमारे मुल्क के और हमारे देश के हालात ख़राब होंगे। तो मैं देवबंदी मसलक के लोगों से ये अपील करूँगा और उनके उलमा से अपील करूँगा कि अपनी कौम को समझाएं कि कोई ऐसा अमल ना करें कि जिससे खलफिशार पैदा हो और मुसलमान बदनाम हो। क्योंकि मुसलमान सारे मसलक के लोग नहीं करते हैं। जैसे हमारा मसलक है शिया मसलक, हम अब कभी भी जो है नमाज ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं।
हम जब भी पढ़ेंगे मस्जिद में पढ़ेंगे, हम जब भी पढ़ेंगे अपने घर में पढ़ेंगे, हम ना सड़कों में पढ़ेंगे, ना मैदानों में पढ़ेंगे, ना मॉलों में पढ़ेंगे। ये हमारे क्या नाजायज है। और नमाज पढ़ने के लिए जायज जगह होना चाहिए है, इजाजत होना चाहिए है वहाँ के लोगों की। अगर इजाजत नहीं है तो नमाज जायज नहीं है। ये हमारे यहाँ मजहब और शरीयत में लिखा हुआ है। मगर ये देवबंदी मसलक के बेचारे लोग जो हैं, इनको मालूमात नहीं होती है। इनको तो ये सिखाया जाता है कि सिर्फ नमाज पढ़ना है हमें, चाहे नमाज जहाँ भी चाहे पढ़ लो। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर और केरला में फर्क है। अगर केरला के लोग यहाँ पर यूपी के अंदर आए हैं तो क्योंकि केरला में जाता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहां पर जहाँ चाहे नमाज पढ़ लेते हैं, कोई वो रोक टोक नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही था कि सड़कों पर नमाज हो रही थी, लोग परेशान होते थे, ट्रैफिक जाम होता था, जुमे की नमाज सड़कों पे होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर रोकिस लगी, कानूनी पाबंदी लगी, तो लोगों ने उसको पर मना किया गया। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुत अच्छी सरकार चल रही है और सबको लेके चल रही है, मोदी जी हो या योगी जी हो, वो यही चाहते हैं कि प्यार मोहब्बत के साथ सारे धर्म के लोग अपने 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 धर्म का पालन करें, अपनी अपनी इबादतें, कोई एतराज नहीं है। मगर चंद लोग हैं जो हमारे मुल्क का, हमारे देश का, हमारे सूबे का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं कहूंगा कि इसको ज्यादा हाईलाइट ना किया जाए। अब अगर वो नमाज जानकर के पढ़िए तो गलत किया है। हाँ, ठीक बात बोल रहे हैं। वैसे तो ये मामला अब नहीं हो पाएगा। हाँ, आप ठीक बात कर रहे हैं शाही जी। देखो, आप शाही जी बहुत ही दुरुस्त बात कर रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई है, इसके पीछे की मंशा क्या है क्या नहीं है, आप तो बहुत बेहतर तरीके से इसको बता पाए। जब कानून बना हुआ है तभी क्या इन लोगों को कानून की जानकारी नहीं थी। HS रावत जी के पास मैं आना चाहूँगा। रावत साहब, अगर इस तरह की चीज़ें दिखती है तो एकदम से प्रोएक्टिव होने की क्या ज़रूरत हो जाती है? एकदम से प्रोएक्टिव हो जाते आप लोग कि अब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कई लोगों को क्या कानून की जानकारी हो सकता है ना पता हो, अनजाने में उन्होंने पढ़ दिया। वैसे कार्रवाई चल रही है, पूछताछ हो रही है। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं कि क्या जानबूझ करके इन तस्वीरों में देखी जा सकती है कि जानबूझ करके काम किया गया ताकि जो सौहार्द है थोड़ा बिगड़े, लोग चर्चा करें, लोग हिंदू मुसलमान करने लगें? कुछ साजिश आपको नजर आ रही है रावत साहब? देखिए, इसमें गौरी शंकर जी साजिश है, क्योंकि जिस कंपनी का ये मॉल है, हाँ। जिस शेख का ये मॉल है, इस शेख के बहुत सारे जो मॉल हैं वो गल्फ कंट्रीज के अंदर हैं, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हैं। वहां पर मैक्सिमम स्टाफ सारा मुस्लिम ही होता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर उनके मॉलों के अंदर जब इतना स्टाफ है, वहां पर सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इबादत घर भी बनाए होंगे। तो वही डर्रा यहाँ पर भी सोचा होगा कि शायद हिंदुस्तान में भी वही चल जाएगा। इस मॉल के अंदर जो शिकायतें मिली हैं, जो षड्यंत्र मिला है, वो ये है कि यहाँ पर एक लव जिहाद का रूप बढ़ता जा रहा है। 80% या मुसलमान है और 20% हिंदू लड़कियों का रिक्रूटमेंट हुआ है, ऐसा सुनने में आया। अगर 20% लड़की और बाकी मुसलमान है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, जब आपको पता है जब आप 8 से 10 घंटे एक साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं लव होगा, और फिर लव होगा तो लव जिहाद होगा, फिर उसका परिवर्तन भी होगा। तो ये जो चीज है, जो रिक्रूटमेंट की गई है, जो रिक्रूटमेंट इन्होंने किया, किस आधार पर किया है? अगर 20% हिंदू लड़कियां हैं तो 20% मुस्लिम लड़की भी होनी चाहिए, या 15% हो, दोनों की। अगर उनका ये जानकारी कहाँ से आई रावत साहब आप लोगों के पास? क्या मॉल प्रबंधन ने एम्प्लॉइज का पूरा धर्म का डेटा आप लोगों तक पहुंचाया क्या? आप लोग को पता कैसे चला कि 80% वहां पर मुसलमान स्टाफ हैं और 20% जो हिंदू लिया भी गया उसमें हिंदू लड़कियों को रखा गया है? देखिए, इंक्वायरी जब चलती है और जब बातें निकल करके आती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं। जब ये फोटोग्राफ अगर आ गया निकल करके, हम तो वहाँ थे नहीं उस मॉल में, ना आप उस मॉल में थे। सही बात है। जब वो फोटोग्राफ और वीडियो निकल करके आगे वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सूचना दी है या नमाज अदा की जा रही है। उन लोगों के पास वो डेटा भी होगा कि यहाँ 20% हिंदू लड़कियां लव जिहाद का मामला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तभी निकल करके आती है जब कोई चीज की अति होती है। गौरी शंकर जी, अति हुई है कहीं ना कहीं, तब जाकर के चीज निकल करके आई है। और जब उनको ये चीज दिखा दी गई कि भाई हम मेजोरिटी में हैं तो हम नमाज अदा कर सकते हैं, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट तो जाएगा। इससे जो दूसरे जो लोग हैं, जो हिंदू लड़कियां या हिंदू जो लड़के काम कर रहे हैं, उनको मानसिक वेदना तो होती है।
उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील तो होती है, और वो धीरे 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 जब जैसे माहौल में देखेंगे वैसे माहौल में उनका वातावरण और ब्रेन चेंज होना शुरू होता है। इस वजह से ये गलत है। और किसी भी मॉल के अंदर जो सार्वजनिक स्थान की जगह है, मान लो वहाँ 10-20 लड़कियां या औरतें हिंदुओं की आती है और वहाँ मॉल के अंदर अगर नमाज अदा की जा रही है तो कितना बैड इंप्रेशन उनके ऊपर जाएगा। ये जानबूझकर किया गया है। जब उनको पता है कि अगर नमाज अदा करनी है तो पास की मस्जिद में जा सकते थे, वहां जाके अदा कर लेते। सड़क पे आप लोग करते हो, सड़क पे जाके कर लेते कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर के। जब आप रेल में खड़े होकर के कर लेते हो, हवाई जहाज के अड्डे पे आपको जगह मिली हुई है, तो वहां पर भी कोई जरूरी तो नहीं था कि आप इस तरह के शॉपिंग मॉल के अंदर जहां पर हर तरह का धर्म का लोग आता है वहां जाकर के नमाज अदा करें। इंटेंशन देखी जाती है, ये जरूरी थी कि इनकी इंटेंशन में खोट था। हाँ। और जहां अभी साई साहब जो कह रहे थे उन्होंने अच्छी बात कही है कि अभी सारे हिंदू तो सारी लड़कियां तो नहीं जानती कि सिया कौन है और सुन्नी कौन है, देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है। इन सब चीजों की जान पहचान सबको है नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में ये खुरापात थी कि हम इस तरह का माहौल खराब करेंगे, ये बात आगे बढ़ेगी, मेंटल प्रेशर बढ़ेगा, जो हिंदू स्टाफ होगा या तो छोड़ के जाएगा और या वहां पर वो काम करने से भागने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ में जो मैंने बात कही है कि वहां पर इतने % लड़कियां, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर कोई लव जिहाद के केस वहां मिलते हैं उसकी भी जांच इसमें गौरी शंकर जी होने की चलिए ठीक है जरूरत सर, है। ठीक है रावत जी, मैं आता हूँ। आपने तो और भी कुछ गंभीर सवाल उठा दिए। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बात है कि जानबूझ करके 80% वहाँ पर मुसलमान रखा गया और 20% में हिंदू लड़कियों की भर्ती किया गया, तो इसके पीछे की मंशा को भी मुझे लग रहा है कि सामने लाने की ज़रूरत है। जब नमाज पढ़ने के बाद एक सवाल उठा है तो इसके बाद इस पर भी सवाल उठ रहा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास में आ रहा हूँ। सर, कार्रवाई हो रही है, कृष्ण मोहन पांडे जी, कार्रवाई हो रही है। पूछताछ में क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे अलग बात है। कई लोग तो यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, नियम कानून से मैं अवगत नहीं हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में नियम कानून बन गया तो मुझे लगता है सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ही इस बात की जानकारी लोगों तक पहुँच गई कि आप उत्तर प्रदेश में खुले में सार्वजनिक जगहों पर इस तरीके से नमाज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा कि कोई कह दे कि मुझे जानकारी नहीं थी नियम कानून की। मतलब साफ है कि मंशा कुछ ना कुछ है इसके पीछे की, जो पूछताछ में हो सकता है निकले ना निकले। जो एक सवाल रावत साहब उठाए, इन सवालों में भी पता नहीं कितना दम है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस तरह जो वीडियो जारी हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसको? गौरी शंकर जी, मैं तो पहले एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो माल का वीडियो आया है, हाँ, उसके माल के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस तरह की कोई भी घटना हमारे यहाँ यदि होती है तो उससे हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा, उसने ये भी स्पष्ट किया है कि इस माल के अंदर किसी भी धार्मिक गतिविधि को कोई जगह नहीं है। तो एक तरह से मैं ये मानता हूं कि माल के प्रवक्ता ने माल को बचाने का अपना प्रयास किया है, परंतु उत्तर प्रदेश में एक कानून है, कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के एक लोग आते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक तो किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक अपना रिलीजियस एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। इसके लिए हमारे यहाँ मनाही है और इसकी जांच चल रही है। यदि ये इंटेंशनली हुआ है तो निश्चित तौर पर उन सारे लोगों पर कार्रवाई होगी जो लोग इस तरह की गलत इच्छा शक्ति रखते हैं और उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह का विचार रखता हो तो अपने मन और मस्तिष्क से इस बात को निकाल दे कि उत्तर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और कोई व्यक्ति माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा या धार्मिक उन्मादता बढ़ाने का प्रयास करेगा तो वो उत्तर प्रदेश के कानून के दायरे में आएगा और उसको उस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होगी और वो जेल के सलाखों पे होगा। दूसरी बात, जहां तक हमारे पूर्व के मित्र ने कहा कि वहां पे एक प्रक्रिया इस तरह की बनाई गई है जिसमें 80% हिंदू और 20% मुस्लिम, 80% मुस्लिम और 20% हिंदू महिलाएं रखी गई हैं, बच्चियां रखी गई हैं, जिससे लव जिहाद बढ़ सकता है। तो इस पे भी कार्रवाई हो रही, इस पे भी जांच चल रही है। निश्चित रहिए, ऐसी कोई भी बात आती है तो माल प्रशासन से बात करके और उनको स्पष्ट किया जाए कि इस तरह की किसी भी मानसिकता से अधिग्रसित है तो उसको दूर करे, अन्यथा उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के लिए कानून है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मॉल का उद्घाटन होने के साथ ही विवादों में आ गया। उद्घाटन भी बाकायदा सीएम योगी की तरफ से किया गया था, कृष्ण मोहन पांडे जी, और इतना बड़ा विवाद हो गया। और ये विवाद लंबा इसलिए खींचता जा रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि वह हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे यहाँ पर।
देखिए रोका जाना चाहिए ना इसको। गौरी शंकर जी, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की मंशा रखता हो जिससे कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़े, उत्तर प्रदेश की धार्मिक स्थिति बिगड़े, उत्तर प्रदेश का सौहार्द बिगड़े, उन सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रशासन अपने स्तर से कार्य कर रहा है, अपने स्तर से जांच कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर विश्वास करना चाहिए और उनके जांच में सहयोग करना चाहिए। जो भी उसमें गलत होगा निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जांच के अधिकारी लगाए गए हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहे। और कोई भी ऐसा गलत व्यक्ति पकड़ा जाता है, पाया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसे कड़ी से कड़ी चलिए ठीक है, कार्रवाई की जाएगी। विपिन जी के पास में। विपिन जी, क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश क्या धार्मिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए उत्तर प्रदेश एक तंतु प्रदेश बनता जा रहा है? तंतु प्रदेश में इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम से अव्यवस्थित हो जाती है। ऐसा क्यों है सर? उत्तर प्रदेश में हर चीज़ है ना, जुम्मे की नमाज के दिन है ना, वो ईंट पत्थर सब चलाने लगे, हिंसा पे उतारू हो गए। शांति से भी तो काम किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में हमेशा से अब तो ऐसा लग रहा है कि सामाजिक सौहार्द के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार को ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। एक बड़ा संसाधन लगा देना पड़ रहा है कि सामाजिक सौहार्द कैसे बना रहे। क्या इसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं? क्या सरकार की नीतियों से लोग नाराज हैं, या फिर क्या लगता है कि पहले से जो व्यवस्था थी उसी को जारी रखना चाहते थे, अगर इसमें रोक टोक हो रही है तो परेशान हो रहे हैं, या फिर बड़ी साजिश आपको नजर आती है? विपिन जी, देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश को एक संकल्प लिया था मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जब कार्यभार संभाला था कि उत्तर प्रदेश बनाएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर अच्छे काम मुख्यमंत्री ने करे हैं, पहल करी है योगी सरकार ने, जिसकी सराहना हर एक मंच पे हो रही है। चाहे हम बात करें कोटा से बच्चे बुलाने की, जब कोरोना में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, और ऐसी तमाम बातें। और क्योंकि चुनौतियां बेशुमार हैं उत्तर प्रदेश के सामने, बड़ा राज्य है, तो लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि धार्मिक उत्पाद की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, और अगर हम उसकी तुलना करें 2012 से लेकर 2017 का जो दौर था, कि वहां पर कितनी घटनाएं हुई और कितनी धार्मिक उत्पाद तब कितना मचा था, कितने मामले दर्ज हुए, तो वहां पर उसके मुकाबले तो यहाँ पर बहुत कम है। अगर जब से 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, और उसके बाद अब दूसरा उन्होंने पारी अपनी शुरू करी है, और रिपोर्ट कार्ड भी उन्होंने सार्वजनिक कर रहे हैं, साथ में बता रहे हैं कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो लोग, और क्या क्या वो कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, ये हमारा महान मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ पर हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं, हर एक धर्म, हर एक समुदाय का पूरे अच्छे तरीके से मान सम्मान होता है। और ये वही मुल्क है हिंदुस्तान जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य है, बड़ा चिंता का विषय बन जाता है कि जब कुछ समाज के कुछ तबका ऐसा कि जो चाहता नहीं कि शांति बनी रहे देश में, और वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे महान मुल्क और उत्तर प्रदेश की छवि धूमिल हो, तो यहाँ पर उनको चिन्हित करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा, और कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और हम लोग सब हिंदुस्तानी है, और फख्र होता है हमारे को, नाज होता है हिंदुस्तानी है। जहाँ पर भी जाए हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, और ये वाला वक्त है भी हिंदुस्तान का कि हम लोग बात करते हैं चेक्सिट का। जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क जब चीन से अपनी दूरी बनाएंगे, तो उसका सीधा निष्कर्ष निकलता है कि हिंदुस्तान का ये दौर है। हम लोग ये संकल्प लेना चाहिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। और लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी थी, अपना एक सपना साझा करा था देशवासियों से कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, वहां पर प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। वहां पर ऐसी बातें करनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन हो नहीं पा रहा है ना विपिन जी, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। कोशिश हो रही है कि बेहतर तरीके से प्रदेश को अव्वल प्रदेश बनाने की कोशिश हो। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें, एक मिनट विपिन जी, जब इस तरह की तस्वीरें आ जाती हैं तो थोड़ा सा लगता है, कुछ खटकने लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं। जनता के मिजाज को किस तरीके से समझा जाए? क्या इस तरीके से कि हाथ में ईंट पत्थर लेकर के पुलिसकर्मियों के ऊपर चलाने लगे, है ना, देश का माहौल ख़राब करने लगे, इस तरीके से लिया जाए?
या फिर इस तरीके से लिया जाए किसी के धार्मिक रीति रिवाज पर सवाल उठाया जाए। ये सब चीज़ों को समझना होगा ना कि जो भी कह रहे हैं, है ना, जो भी कह रहे हैं, बयान देते हैं, बयान के बाद हिंसा होती है, हिंसा करने वाले फिर कौन लोग हैं, इनकी भी समझ किस लेवल की है, ये भी समझना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो चारों तरफ से क्या जनता ही अपने प्रदेश को पीछे करना चाहती है? ये जनता कौन है? जनता क्या हिंदू मुसलमान है? जनता होती है, ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। अपने प्रदेश को तवज्जो दीजिए। ऐसी तस्वीरें आती हैं तो तकलीफ होती है, दुख होता है कि सरकार इतना बेहतर काम करने के लिए सोच रही है और आप लोग इस मानसिकता में जी रहे हैं। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, तुरंत आते हैं, हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि लखनऊ के लुलु मॉल में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो वीडियो निकल कर आया, एक दिन आया, फिर दूसरे दिन भी आया, उसके बाद लोगों की नाराज़गी बढ़ी। कई संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का भी ऐलान कर दिया। सामाजिक सौहार्द पर सवाल उठने लगे। वैसे खुले में नमाज जो मॉल में कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पूछताछ चल रही है और मॉल प्रबंधन की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग नज़र बनाए रखेंगे और ऐसी जगहों के लिए मॉल में किसी तरह की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन हो गया, पहली बार हुआ तो शायद कुछ है रास्ता बचने का, बचा जा सकता है। लेकिन जो एक तरह से मंशा है, जो मकसद है, उससे कैसे बचा जाए। कई मेहमान हैं इस वक्त। कृष्ण मोहन पांडे जी के पास एक बार और चलेंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बात बताइए मुझे, पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखी गई। कहा जा रहा है कि उसमें कई लोग केरला के थे। केरला में जैसा कि कुमी शाही जी ने कहा कि खुले में लोग वहाँ पर नमाज करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश केरल नहीं है, लेकिन केरल हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में अभी भी कई जगहों पर इस तरह से नमाज पढ़ने की लोगों को आदत है। इस आदत में सुधार लाने की ज़रूरत है, लेकिन अभी आदत है। क्या लगता है कि पहली दफ़ा इस तरह की गलती हुई तो एकदम से सख्त कार्रवाई ना हो, है ना, समझा बुझा कर छोड़ दिया जाए, बाकी उन्हें कह दिया जाए कि इस तरह का काम ना करें, यहाँ पर नियम कानून थोड़ा टफ है इस मामले को लेकर, हर धर्म पंथ के लोग यहाँ पर आते हैं, आप इस तरह की जब गतिविधि और हरकत करते हैं तो लोगों के ऊपर इसका खराब प्रभाव पड़ता है। एक है ना, इस लेवल पर भी सोचने की जरूरत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या सरकार इसे सोचती है इस तरह की चीजों को लेकर? गौरी शंकर जी, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसे वो सारे लोग जो कि इस कृत्य में सम्मिलित थे, उन सारे लोगों पे जांच चल रही है। हाँ। उनकी मंशा को देखा जा रहा है, जांचा परखा जा रहा है कि क्या वो इंटेंशनली ऐसा किए थे या भूलवश किए थे। हाँ। यदि भूलवश किए थे तो पहली बार थी, ठीक बात है, उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक बार क्षमादान करेगी कि भाई आपके पास यदि कानून की जानकारी नहीं थी, अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु हाँ, यदि उनकी हाँ, ठीक है, सही सोच रहे हैं। इस हाँ। तरह के किसी भी कार्य को करने थी जिससे कि उत्तर प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़े, उत्तर प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगड़े, उत्तर प्रदेश की जनता पे इसका गलत प्रभाव पड़े, तो निश्चित तौर पर उन पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश इसी भारत देश में आता है तो देश के एक एक लोगों को, इस बात की अधिकतर लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप पब्लिक प्लेस पर नहीं कर सकते हैं। हाँ। इसकी भी जांच चल रही है कि ये जानकारी के अनुसार ऐसा किए हैं कि अनजाने में हो गया है। हाँ। और ये देश बड़ा सुंदर देश है जहाँ पे कि हर धर्म के लोग रहते हैं, सारे लोगों के संवेदनाओं का, सारे लोगों के आदर्श मूल्य परंपरा चरित्र का निर्वहन होता है, सम्मान होता है और ये देश के लोग बड़े मिलजुल कर रहते रहे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हैं, जो समय समय पर इस उत्तर प्रदेश में और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो गरीब गुरबे और उत्तर दबे कुचले लोगों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ढेर सारी योजनाएं लेके आ रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में भूखमरी, उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश शिक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है, उत्तर प्रदेश और देश में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ये बातें उन लोगों को नहीं पता रही है जो इसके पूर्व में जाति की, क्षेत्र की, धर्म की, संप्रदाय की राजनीति करते रहे हैं। उनके इस क्षेत्र, जात, धर्म के संप्रदाय वाले वोट अब टूट रहे हैं, वो जगह जगह पे उनका समापन हो रहा है, जनता उनको नकार रही है। तो उनको ये लग रहा है कि क्षेत्रीयता के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों नहीं, अब इतना लंबा भी खींचने की जरूरत नहीं है कृष्ण मोहन जी, इतना लंबा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ह्यूमन एंगल भी इसमें निकालने की कोशिश कर रहा था।
रावत साहब के पास मैं आऊँगा, लेकिन एक मेहमान इस वक्त और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुधा मिश्रा जी। सुधा मिश्रा जी, आपका स्वागत है। सुन पा रही हैं सुधा जी? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूँ। रावत साहब, एक बात बताएं, सब कुछ ठीक है, मंशा अपनी जगह पर है, मकसद अपनी जगह पर है, इसके पीछे कौन लोग हैं तो पता लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एकदम से क्या तभी कई संगठनों को आत्मसंतुष्टि मिलेगी जब यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ दिया जाएगा? गौरी शंकर जी, ऐसा नहीं होता कि संतुष्टि मिलेगी। हाँ। ये होता है कि शक्ति को बैलेंस करना, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्योंकि भय बिन होत न प्रीत, ये नियम है प्रकृति का। तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर आप ऐसे सरेआम नमाज अदा करोगे तो सामने वालों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ हनुमान चालीसा हो सकता है और विद्रोह हो सकता है, झगड़े फसाद हो सकते हैं, इसलिए अपने नियमों को, अपने कानून को अपने में समेटना और अपने अनुशासन में रहना, ये क्रिया की प्रतिक्रिया का हिस्सा होता है। अगर आज अमेरिका के पास पावर है और साथ में उतनी ही पावर रसिया के पास है, तो विश्व युद्ध टला हुआ है अभी, और अगर रसिया के पास पावर ना होती तो विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती। इसलिए जब अगर ये नमाज अदा करेंगे और बिना मतलब के करेंगे, जब पता है सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करना गुनाह है, कानूनन अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं, वहां पर महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, वो एक शॉपिंग मॉल है। वहां पर अगर आप धर्म की बातें करोगे और इस तरह की बातें करोगे तो निश्चित तौर पर दूसरे लोगों पर असर आता है। इसलिए उन संगठनों ने कहा है कि अगर आप ये करोगे तो हम ये करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार एक्शन लेगी फिर, और सरकार जब एक्शन लेती है, जब दोनों पक्ष जब इस तरह की सामने सामने बातें करते हैं, तो कोर्ट है, सरकार है, कानून है, फिर उनको बैलेंस किया जाता है। और नहीं तो रावत साहब एक बात बताएं मुझे सर, रावत साहब एक बात बताएं, अभी मैं कुछ दिन पहले, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, कुछ दिन पहले मैं एक मार्केट में गया था, पुराना मार्केट है वो, वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, है ना, गद्दी समझते हैं ना सर, गद्दी जो गद्दी लगती है दुकान, जी, तो जितनी भी दुकानें हैं सारे गद्दी में जो जिस धर्म के हैं उस हिसाब से उन्होंने अपना वहाँ पर बना रखा है पूजा पाठ करने का। तो वो तो सार्वजनिक जगह है ना, लोग वहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पर भजन कीर्तन पूजा पाठ सब हो रहा है। तो क्या इस चीज़ को इससे बाहर रखा गया है? देखिए ये क्या होता है कि चीज़ तो वही हुआ ना भाई साहब, मतलब ठीक है, मॉल में जो हो रहा है वो गलत, इसलिए मुझे भी गलत इसलिए लग रहा है कि अगर इन लोग को पता नहीं था, अगर कानून पता नहीं था, तो मैं मान रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है। कई लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जानकारी नहीं रखते, तो ठीक है, पता नहीं होगा, कर लिया उन्होंने, भूल चूक माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन उसके एवज में तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे, गीता पाठ पढ़ने लगेंगे। तो ऐसे तो देखा जाए तो हर मार्केट एरिया में गीता पाठ, हनुमान चालीसा, है ना, हर जितने भी दुकानदार होते हैं तो पहले बिना पूजा पाठ की दुकानें नहीं खोलते हैं। वो हर पंथ, हर धर्म के लोग वहाँ पर आते हैं। मैं उसको रिलेट नहीं कर रहा हूँ इससे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो चीज़ें उस पर तो कानून लागू नहीं होता ना सर? देखिए, आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान में नमाज अदा करो, क्या आप कुछ भी करो, वो आपकी दुकान है, दुकान के अंदर करो। मैं अपनी दुकान में मैं चाहे रामायण पढ़ूं, चाहे तिलक लगा करके घंटी बजाऊं, वो मेरा काम है। लेकिन जब सार्वजनिक स्थान जब हो जाता है तो वहां पर एक मेजोरिटी के अंदर इकट्ठे होकर के उस प्लेस पे अगर कोई काम एक धर्म का शुरू किया जाता है तो वो गलत है। या तो परमिशन लेकर के हो किसी मार्केटों में, अब जैसे चांदनी चौक की मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केट है, वहां पर क्या होता है कि हिंदुओं की मार्केट है, मुसलमान की मार्केट है, सरदारों की, सब इकट्ठे होते हैं। अब रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है तो परमिशन ली जाती है और फिर वो सड़क पे हो जाता है, और अगर नमाज अदा होती है तब भी परमिशन ली जाती है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है जब परमिशन आपने लेगी। लेकिन ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर हर तरह का व्यक्ति आता है और यहाँ पर इस प्रकार की कोई इजाजत हो नहीं सकती, इसलिए ये गलत किया। तो रावत साहब, आप लोग इंतजार करेंगे ना कि पहले जांच परख हो जाए कि मतलब मंशा मकसद क्या थी, तब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप लोग? देखिए, ये तो पूरे देश के अंदर इस बात का माहौल चल रहा है, जम्मू कश्मीर विहीन कर दिया गया। देखते देखते ही ये हो गया, जम्मू कश्मीर खाली हो गया। ऐसे ही ये मालों का भी हाल हो जाना है, ऐसे ही मार्केटों का भी हाल हो जाना है। अब हिंदुओं को बहुत एक्टिव और अलर्ट होने की जरूरत है। अब अगर आपने इस तरह से छूट देनी शुरू कर दी तो फिर कहीं ना कहीं यही स्थितियां और जगह बनेंगी। यही तो आज तक किया, धीरे 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 कि जम्मू कश्मीर को आपने हिंदू विहीन करा दिया, कहीं ना कहीं वो हो गया, और हिंदू की कमी थी। अगर उसी समय वो विरोध किया होता
उसी समय उन हिंदुओं ने विरोध किया होता, डट के विरोध किया होता, उसी समय हनुमान चालीसा पढ़े होते, तो जम्मू कश्मीर में रेशियो इस तरह का नहीं होता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्रिया की प्रतिक्रिया में करना पड़ता है, वो हर देश में होता है, हर समाज में होता है, भाईचारे में भी होता है, और ये मॉल में भी होना चाहिए। जब तक ये नहीं मानेंगे तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। चलिए ठीक है रावत साहब, मैं इस बात को जानना चाह रहा था आपसे। सुधा मिश्रा के पास मैं आ रहा हूँ। सुधा जी, एक बात बताइए, जो तस्वीरें सामने आई लखनऊ के लुलु मॉल की, जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों में जहाँ तक मुझे पता है आप लखनऊ में ही रहती हैं, उन तस्वीरों को देख करके क्या लगता है किस तरह की चीज़ें हो जानी चाहिए? कांग्रेस की नज़र है ना, हर पार्टियों की नज़र अलग अलग होती है ना, तो कांग्रेस की नज़र ऐसी तस्वीरों पर जब जाती है, ऐसी वीडियो को जब देखती है कांग्रेस, तो क्या लगता है उसको कि ठीक है, इट्स ओके, सामाजिक सौहार्द के लिए भी ज़रूरी है, या फिर आप लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है? बताइए। जी गौरी शंकर जी, जहाँ तक लखनऊ के लुलु मॉल का जो घटना है, जिस घटना को मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारे लखनऊ में जब से मॉल खुलना स्टार्ट हुआ है तब से मैं लखनऊ को देख रही हूँ, तो आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जहाँ तक मुझे इस घटना का मालूम चला है। आज तक सहारा मॉल खोला गया, ऐसे बहुत से मॉल लखनऊ में खुले और बरसों से खुले हुए हैं, 10, 12, 15 सालों से खुले हुए हैं, ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। और जहाँ तक अभी हमारे माननीय आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका उद्घाटन किया, उसके बनाने वाले भी वहाँ मौजूद थे, सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था। गौरी शंकर जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अचानक ये चीजें उपस्थित होने लगती हैं जहाँ पे क्रिया की प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। हमारे देश में नमाज ईदगाहों में और जहाँ पे उनको वक्त मिलता था पढ़ने का था, और उसके बाद कुछ नियम बनाए गए, उन नियमों को पालन करने के लिए जब कानून बनता है तो कानून को अक्षरशः पालन करने के लिए भी हमें मजबूर और मानना चाहिए हमारे देश के कानून को, ये जहां तक मुझे लगता है। जहां तक आपने पूछा कांग्रेस की दृष्टि में, मैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और लंबे चौड़े भाषणों की जो बात हो रही थी उस पे मैं आती हूँ कि सुनने में भाषण तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस आप क्रिया प्रतिक्रिया की बात कर रहे हो, आप अपने देश के उन दो लोगों की बात कर रहे हो जो देश के हैं, भारतीय हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया आपने नाम लिया चाइना, आपने नाम लिया अमेरिका और रशिया की बात की इन्होंने कि दोनों युद्ध नहीं कर पा रहे क्योंकि शक्ति दोनों के पास बराबर है। अब आप एक देश के व्यक्तियों की बात कर रहे हो, उदाहरण कहां से ले रहे हो? अमेरिका और रशिया से। मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, क्या एग्जाम्पल है। अब दूसरी बात है कि देश में ऐसे प्रयोग किए क्यों जा रहे हैं? अचानक लोग जाग गए, अचानक नमाज पढ़ने शुरू हो गया, अचानक चीजें, क्रिया की प्रतिक्रिया। अरे आप लोग देश के व्यक्तियों को, बच्चों को जो नौकरी देनी थी, जो रोजगार में लगाना था, उन्हें क्यों 3-3, 4-400 रुपए में आप लोग झोंक दे रहे हो? आपके बच्चे तो वहां नहीं खड़े हो रहे हैं। अभी हमारे भाई कह रहे थे कुशमोहन जी कि हमने भूखमरी को ध्यान रखा। मैं बिल्कुल बात करती हूँ, 101 पोजीशन पे थे आप, इस समय आप विश्व में 116 पे हैं भाई। हंगर इंडेक्स जो दिखाया गया है वो मैंने नहीं दिया आंकड़ा, ये आंकड़े आपके पास मौजूद हैं। आंकड़ों की जो रेस है उसमें आप लुढ़कते जा रहे हैं, उसकी आपको कोई बात नहीं, चिंता ही नहीं है। रुपए की आप बात करना शुरू करते हो, आप सीधे कहते हो कि रुपए तो नेहरू जी ने गिराया था, हम कहाँ गिरा रहे हैं। मतलब बात अगर मैं करूं इन बातों को करने के लिए कि इनको ये भी नहीं पता है कि नेहरू जी की समय में डॉलर था ही नहीं, वहाँ पे जो बातें होती थी उस समय ब्रिटिश पाउंड मानक में था। तो ये लोग तो बिना कुछ, बस इनको राजनीति करनी है। देश के जो समरसता थी, रावत जी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, बोलने दीजिए, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। आप नहीं, आपका भाषण हम सुने, लेकिन आप हमें नहीं बोलने देंगे। अरे भाई, यहाँ पे देश में कुछ तो जनतंत्र रहने दो। अब आप मीडिया, हमारे पास एक तरीका है बोलने का, आप मीडिया में नहीं बोलने देंगे, आप मीडिया ही बैन कर देंगे। सब कुछ तो बैन किया आपने, अब आप मीडिया ही बैन कर देंगे। लेकिन चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, हमारी आवाज उठाएगा और हमारी आवाज पहुंचेगी, आप इसे बंद नहीं करने वाले हैं। आपकी बात मैं सुनूं तो भाषण नहीं, मैं सही बात कहूँ तो भाषण। अरे भाई, चश्मे का एक ही आंख में दो नंबर कैसे? एक नंबर तो सही करिए। वैसे होता है, नहीं होता है सुधा जी, मेरी बात भाषण। कई इंसान ऐसे होते हैं जिनके एक ही चश्मे में दो नंबर होते हैं। इसमें कोई आपने गलत नहीं बोला। नंबर सिर्फ देखने की बात हो, लेकिन इसमें हैरान होने की बात नहीं कि एक चश्मे में 2 नंबर क्यों नहीं हो सकता। हैरानी नहीं, हास्यास्पद। अब विपिन जी से पूछ लीजिए, गौरीशंकर जी, मैं भी चश्मा लगाता हूँ, मुझे ही पता है, हालांकि मुझे एक ही नंबर मिला हुआ है, हो सकता है कुछ समय के बाद 2 नंबर हो जाए। इस स्थिति को आप उपहास में नहीं उड़ा सकते। जो स्थिति बहुत
आपसे मैं जो बात तथ्यात्मक कह रही थी नहीं, मैं कि जो जब सवाल व्यक्ति- पूछना चाह रहा हूं उसका आंसर नहीं दे रही हैं सुधा जी। मैं नहीं, ये बताइए कह रहा कौन सा हूं सवाल है? जी। सेकुलरिज्म यहाँ पर बेहतर दिख रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, क्या ये लोग क्या secularism इसको कहा शब्द जाएगा, को- क्या नहीं, कहा जाए कि गौरी शंकर जी। धर्मनिरपेक्ष लुलु मॉल में जो नजारा दिखा वो नहीं, नहीं, धर्मनिरपेक्षता का ये सबसे लोग बड़ा उदाहरण है। नहीं, ये लोग तो कांग्रेस की देश नजर में- से। मैं बता रही हूँ, मेरी नजर कांग्रेस की नजर, देश की नजर एक है। मैं बताती हूँ, लोग तोड़ देते हैं। भाई मैं बोल दूं फिर आप बोलिएगा। मैंने आप लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोला बोलने है, दीजिए तो सुधा जी को, बोलने सब थोड़ा ठीक लेट भी है। आएंगे, जी। बोलने दीजिए इनको। बोलिए तो सुधा बात जी। यहाँ पे हो रही है दृष्टि की। मैंने कहा ना कि हमारे लखनऊ में मॉल्स की खोलने का समय बहुत पुराना। क्या आपने कभी सुना गौरी शंकर जी? आप अच्छा, अगर नोएडा नवाज़ और अदा दिल्ली में की रह रहे गलत हैं, ये बता दो। आपने कभी सुना था? क्या हो नवाज़ सकता है ये अदा लोग की प्रयोग कर रहे हो? गलत चीज़ या इन्हें सही चीज़ जनता बता दो को आप। आपको बताऊं, सहारागंज जब पहला मॉल खुला था हमारे लखनऊ में, वहाँ पे हर वर्ग के लोग पहुंचते थे। कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। अचानक ये घटनाएं होने लगी। रावत जी प्लीज कम से कम सुनना शुरू करिए। आप ये बताओ, ये जो नवाज अदा की गई, ये आप गलत है मुझसे या प्रश्न सही है? नहीं आप पूछोगे, किस प्रश्न तरह गौरी बताओ। शंकर जी पूछेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठी हूँ मैं। वैसे सवाल है, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था सुधा जी आपसे। रावत जी जो सवाल उठाया, रावत जी ने जो सवाल उठाया कि ये वीडियो आपको ठीक लग रहा है या अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल पहचान हो गई। हमारे किशोर भाई ने कहा है, अरे जो आपको पहचान हुई है, ऐसे लोग पहुंचते कैसे हैं जब जहां पे सब कुछ ऑन कैमरा होता है, सब कुछ। अभी नया नया मॉल खुला है, जुम्मे 4 दिन अच्छा, हुए तो हैं। मॉल उसके बाद की चीजें ऐसी- पहचान के हिसाब से आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, देखिए मैं कभी भी इन चीजों में इस तरह की बातें नहीं करना चाहती हूँ गौरी शंकर जी। गौरी मेरी शंकर जनता- जी, हमारी गौरी बहन शंकर का जी दोष इस नहीं तरह है। की इनकी नहीं, दोष सरकार किसी का में- नहीं है, दोष इनकी आपकी सरकार में सरकार का है, खुलेआम सड़क जो पे हमारे नमाज माननीय होती थी, मुख्यमंत्री जी ने की सड़क जाने के बाद खुलेआम भी सड़क पे हम कुर्बानी सही की जाती संदेश थी। नहीं दे पा रहे हैं। खुलेआम सड़क हम पर सही अगर संदेश किसी नहीं दे पा रहे हैं। जाते थे, हम जनता को खुलेआम बरगला सड़क रहे जाम हैं। कर दी जाती सारे थी। नहीं, इनके सारे आपको मुद्दों को हटा के है, आप धर्म की आग में झोंक रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मॉल्स में, अब बाजारों में हम लोग इलाके राजनीति कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए इस स्थिति पे कि देश को हम रसातल में ले जा रहे हैं। आप हर चीज को इस तरह से धर्म और राजनीति से जोड़ देंगे। जनता को जो नहीं, तो चाहिए, इसका मतलब सुधा जी आपको इस वीडियो से कोई ऐतराज नहीं है? ऐतराज है, बिल्कुल ऐतराज है। जिस चीज पे मैंने कहा, हमारे यहाँ लखनऊ में कभी किसी मॉल में ऐसी घटना नहीं हुई ऐतराज है तो थी, विरोध लेकिन कीजिए इसका। विरोध कर तो रहे हैं, कर रहे हैं विरोध। विरोध। कैसे आप लोगों ने होने दिया? क्यों ऐसा हो रहा है? अचानक ऐतराज कैसे हो होने तो लगा? विरोध कीजिए। क्या भारतीय जनता जनता पार्टी जो की लोग जान- नहीं उत्तर तो प्रदेश सुधा जी आप ये कहना में चाह रही हैं, सुधा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो जो सामने आया है, इस वीडियो को जानबूझ करके लाया गया है, जानबूझ करके लाया गया है। गौरी शंकर जी, मुझे अच्छा ये लगता है, मुझे आपकी पत्रकारिता का सबसे अच्छी बात लगती है कि जो बात कही नहीं जाती है, लेकिन अगर वो व्यंजना में है तो आप उसको पकड़ते जरूर हो। अब यही बात है कि जब प्रयोग किए जाएंगे तो प्रयोग का इम्पैक्ट तो दिखाई देगा। हमने कहा ना कि हमारे लखनऊ में मॉल्स बहुत सालों से हैं, लेकिन घटना नहीं हुई। तो घटना आप तो सवाल उठा रही है ना सुधा जी, आप तो सवाल उठा रही हैं कृष्ण मोहन पांडे जी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, रावत जी के ऊपर सवाल। रावत जी का खैर अपना अलग स्टैंड है कि देखो मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ, हमारे हिंदू धर्म पे अगर किस तरह कोई दिक्कत आएगी तो मैं झंडा उठा लूंगा। वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन कुमी शाह भी अपनी जगह पर सही होंगे। उनके धर्म पर किस तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने धर्म के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। गौरी शंकर जी, धर्म किसी व्यक्ति विशेष का है ही नहीं। हुई है, मॉल की बात हो रही है, लेकिन फिर कहाँ गया? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ सुधा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। कुमी शाही जी के पास में आ रहा हूँ। कुमी शाही जी, सब कुछ जैसे आपने भी कहा कि ठीक नहीं है ये मंशा, इसकी आपको भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपने भी इसको खारिज किया, और मुझे लगता है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ कि अगर चीज़ें कानून बना हुआ है, नियम कानून बना हुआ है, तो इस तरह से करना हो सकता है कि पता ना हो इन लोगों को नियम कानून, वो अलग मसला है, तहकीकात होने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमारा देश तो सर्वधर्म संभाव वाला देश है ना, सर्वधर्म संभाव। इस्लाम धर्म जितना विशाल है, बड़ा है, हिंदू धर्म भी उतना ही विशाल और बड़ा है। हिंदू धर्म की जो पहचान है ना, वो तो कहा ही जाता है कि हिंदू धर्म की कब उत्पत्ति हुई, कितने हजार साल पहले हुई, किसी को कुछ नहीं पता है। कितना पुराना हमारा हिंदू धर्म है, कितना पुराना इस्लाम धर्म है। मैं ये बात जानना चाहता हूँ, धर्म में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ हमारा देश तो सर्वधर्म संभाव है। इन छोटी छोटी घटनाओं पर इतने बड़े देश में इतना बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? शाही जी जैसे कह रहे थे रावत साहब की क्रिया पर प्रतिक्रिया तो करूंगा ही ना। नहीं,
नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया मामले को। मुझे भी लग रहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, मुझे क्योंकि भी लग रहा है देखिए, शायद। हो सकता है नादानी में नमाज पढ़ ली हो, और मैंने आपसे कहा कि केरला हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, साउथ हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ के ऊपर लोग नमाज उम्मीद तौर पर पढ़ लेते हैं इस तरह से, जहां बस्ता या पढ़ लिया। उनको नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में कानून बन गया है कि रोड पे नमाज नहीं हो सकती है। हमारे मसलक में तो बिल्कुल नहीं है, शिया मसलक में तो बिल्कुल नमाज ऐसी हो सकती है, मगर अहले सुन्नत के यहाँ ये नमाज वैसे लोग पढ़ते हैं। तो हो सकता है ये लोगों को इस बारे में इतना हो, बाहर के लोग हों, यहाँ पे आए हों, क्योंकि जिसने मॉल बनाया वो भी केरला के रहने वाले हैं। जहां जहां इनके मॉल हैं दुनिया भर में, मैं जाता रहता हूं, इनको चाहिए था कि एक इबादत की जगह बना देते। हजारों आदमी क्या कहां और इबादत करेंगे? इबादत तो करेंगे वो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, इबादत छोड़ नहीं देगा। मगर ये एक अच्छा काम हुआ कि यहाँ के ऊपर लोगों को रोजगार मिला, यहाँ पे लोगों को कारोबार मिला, यहाँ पे लोग बेरोजगार थे, सब कुछ अच्छा काम किया था कि यहाँ पे लूलू मॉल खुला गया, सबको लेके चला गया। अभी जैसा हमारे भाई ने कहा कि 20% लड़कियां हैं, 80% मुसलमान हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बेबुनियाद बात है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। कैसे आपको कैसे पता चला कि ये गलत बात मॉल है? यही बनी खुला है पूरी दुनिया में। उमेश शाही जी, ये बात आपको कहाँ से पता चला कि ये गलत है? ये बनाए रोजगार। मैं सवाल रावत जी से पूछा था कि आपको कहां से पता चला, कहां से पता चला कि 80% उसमें मुस्लिमों की भर्ती की गई है और 20% हिंदू लड़कियों की भर्ती की गई है? मैं भी यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कहां से पता चला भाई साहब की बेबुनियाद है? उत्तर प्रदेश तरक्की करे, योगी जी का मिशन बहुत अच्छा है। नहीं ठीक है भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा हूँ। आप ठीक है, आप अपने मिशन के हिसाब से बात करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये चीज आप कैसे कह रहे हैं कि बेबुनियाद? रावत साहब कह रहे हैं कि सही बात है, आप कह रहे हैं बेबुनियाद है, कन्फ्लिक्शन यहीं पर आ जाता है। सबूत नहीं है, रावत जी के बात को सबूत नहीं है था। आपके पास सबूत है भाई साहब? तो क्या लूलू मॉल का प्रबंधक जो है, जो सीईओ होगा, कुछ होगा ना, जनरल मैनेजर होगा, क्या आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है? वो उन्होंने पूरा डेटा दिया आपको, कौन कौन लोग यहाँ पर काम करते हैं? देखिए, जो इसके मालिक हैं वो मुसलमान जरूर है, मगर वो ऐसा नहीं है कि वो चुन चुन के रखेंगे कि मुसलमान को रखेंगे, हिंदू को नहीं रखेंगे, सिख को नहीं रखेंगे, ईसाई को नहीं रखेंगे। उनका ख्याल ऐसा धार्मिक आधार पर नियुक्तियां वैसे भी अपने देश में है ना, कानूनी रूप से सही नहीं कहा जाता। मैं आ रहा हूँ आखिरी सवाल, मैं आता हूँ, मैं आखिरी सवाल विपिन शर्मा जी से पूछूंगा। विपिन शर्मा जी एक बात बताएं, मॉल में है ना क्या सिस्टम बना है, ये तो खैर पता लगाने की बात है। अगर देखिए, अगर ऐसा हो रहा है कि 80% मुसलमान है, 20% हिंदू है, उसमें लड़कियों को रखा गया है जानबूझ करके, तो ये तो धार्मिक आधार पर नियुक्तियों में भी भेदभाव है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। अगर ये सवाल उठा है तो जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ये जो नमाज पढ़ने का जो वीडियो लीक हुआ ना, इससे ज्यादा तो अब ये जरूरी हो गया कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल विपिन शर्मा जी, देखिए 9 नवंबर 2019 के बाद जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एपेक्स कोर्ट ने हमारे बड़ा निर्णायक फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, तो वहां पर ये उम्मीद जता के पूरे देशवासी बैठे थे कि आप कम से कम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर हम लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और ये चिंता का विषय है कि आज भी हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम आगे चलते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब समय आ गया है, खासतौर पर कोरोना के बाद। कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, कहर 10 सेकंड सर, इसके बाद कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चलेंगे एक सवाल के लिए। कम से कम विकास को तवज्जो मिले और यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छी नजीर पेश करें, और अच्छी नजीर पेश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। निश्चित बात है, जो कदम कुछ उठाए हैं उन्होंने, उनकी सरकार ने, वो सराहनीय है। और यही उसी काम को आगे बढ़ा के ले जाना है, क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था को भी और मजबूत करना है। चलिए ठीक है सर, ठीक है। वो तो पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, सब पूरी कहानी। 100 दिन का रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया सरकार की तरफ से। बहुत चीज़ें जो वादे किए गए थे, उन वादों में बहुत सारी चीज़ें दिखी नहीं। तो हम लोग भी सवाल उठा रहे थे कि 100 दिन पूरे होने के बाद तो आपने कहा था कि ये करेंगे वो करेंगे, कह रहे हैं कि सब कर रहे हैं और बाकी करेंगे। कई चीज़ें नहीं हो पाई, वो भी कर देंगे। कृष्ण मोहन पांडे जी एक बात बताएं मुझे, जो लुलु मॉल की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो वायरल हुआ, ये कितना इम्पॉर्टेंट है इस बात को जानने और समझने के लिए कि इस जो 5-7 लोग बैठ कर के नमाज कर रहे हैं कि इसकी पूरी तहकीकात की जाए, या फिर ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उसमें धार्मिक आधार पर जो नियुक्तियां हो रही है उसमें बहुत बड़ा भेदभाव देखा जा रहा है? गौरी शंकर जी, जो अभी प्रकरण, दोनों प्रकरण जो आपने कहा, एक तो वीडियो जो आया है नमाज पढ़ने का, इस प्रकरण को जांच चल रही है और जो भी उसमें दोषी होगा उसको हम जेल भेजेंगे।
और यदि इंटेंशनली नहीं है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस पर तय करेगी। दूसरा, जो एक लव जिहाद का मामला आया है कि उसमें अधिकतर धार्मिक आधार पर नियुक्तियां हुई है, तो इसकी भी जांच उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और यदि ऐसा दोष पाया जाता है तो निश्चित तौर पर यह धार्मिक आधार पर भेदभाव का अपराध यदि किसी ने भी किया है तो निश्चित तौर पर उसको दोषी मानते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास में, लखनऊ के विकास में एक बेहतर ये कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, मतलब विकास की जो रफ्तार है उसमें इस तरह की चीज़ों का कोई, है ना, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। ये सब आया गया जैसी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। सरकार इस एंगल से भी तो जरूर सोचेगी। चलिए सर, आप सभी लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।